करेंगे गुफ्तगू कि महकमा मौसमियात किस तरीके से काम करता है। ये जो 3 दिन की फोरकास्ट होती है उसी को ये फाइनल कर रही हैं बैठे हुए, उसमें पूरे सिंध की भी और कराची की भी शामिल होती है। ये कराची है, ये तेहरान को भी डेटा भेज रहा है और न्यू दिल्ली को भी डेटा। हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, वो सारे मैनुअल तरीके से तैयार कर रहे हैं जो कि WMO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लोग तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज करेंगे गुफ्तगू एक अहम मसले पर। एक अहम मसला ये है कि पूरी कौम को एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आंधी कब आएगी, आंधी कब चलेगी, बारिश कब होगी, बारिश कब ख़त्म होगी और क्या बारिश होगी भी या नहीं होगी, इस साल कितनी बारिश होगी और मुख्तलिफ और सवालात होते हैं जो हर शख्स करता रहता है। लेकिन मानसून की बारिशों का आगाज़ हुआ, उसके बाद महकमे मौसमियात एक प्रेडिक्शन करता है कि बारिश हो सकती है लेकिन फिर नहीं होती, तो जिसके बाद शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में आज हमने फ़ैसला किया कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखाएं कि ये बारिश की पेशगोई से लेकर सैलाबों, अर्बन फ्लडिंग और उसी के साथ सोनामी, अर्थक्वेक और साइक्लोन्स जो होते हैं और समंदर में जो मुख्तलिफ साइक्लोन्स पैदा होते हैं, इन तमाम तर सूरत हाल को कैसे मेजर किया जाता है। बारिश का दबाव, बारिश के मेजरमेंट्स और उसके साथ साथ हवा का दबाव, हवा की जो मेजरमेंट है, हवा की रफ़्तार, हवा की सिमत और दीगर चीज़ें किस तरीके से बताई जाती हैं, उस पर भी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखाएंगे। कैमरा की आंख से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की पहली बार हिस्ट्री में ये तमाम तर चीज़ें आप इक्विपमेंट्स देख सकेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में और करेंगे गुफ्तगू कि महकमा मौसमियात किस तरीके से काम करता है। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए जी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज करेंगे गुफ्तगू वेदर के हवाले से कि वेदर अपडेट कैसे होते हैं और फोरकास्ट कैसे होता है। आइए पहले आपको चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट से मिलवाता हूँ और उसके बाद उन्हीं के हमरा आपको विज़िट करवाते हैं कि पाकिस्तान में वेदर फोरकास्ट कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम ये ऑफिस में एंटर हो चुके हैं, जैसे एंटर होंगे नवाब शाह, ये मेरा शहर और उनका टेम्परेचर, कराची का टेम्परेचर, ये इसके अलावा मुख्तलिफ जो टेम्परेचर हैं वो भी चल रहे हैं स्क्रीन पर। ये ऑफिस है वेदर के हवाले से। डॉक्टर सरफराज चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, आइए इनसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है, खुश हैं आप? थैंक यू फॉर प्रोग्राम एंड प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आज आपसे कुछ टाइम लेंगे और आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान में वेदर फोरकास्ट कैसे होता है। कहते हैं महकमा मौसमियात की तो जो बताते हैं वो होता नहीं है, बारिश नहीं होती और कहते हैं कि बारिश शाम को हो जाएगी, रात को हो जाती है। तो फोरकास्ट कैसे होता है, सिस्टम क्या है हमारे पास? हम चाहते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में लोगों को दिखाएं कि हमारे महकमा मौसमियात का डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, किस हंगामी हालात में काम करता है। तो इसमें आपका यकीनन इस पर पूरी हेल्प चाहिए होगी। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ हम जो हमारा ऑपरेशनल ऑफिस है हम वहाँ ले चलते हैं आपको, तो वहाँ बताएंगे कि इसके पीछे साइंस है क्या। कोई मतलब ऐसे ही नहीं कह दिया जाता कि जी आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, आज गर्मी होगी। उसके पीछे पूरे एक डाटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस, फिर उसकी बुनियाद पे कुछ राय बनाई जाती है। तो वो भी देखेंगे हाँ। जैपनीज़ ने जो हमें वो पूरा टावर बना के दिया है जी, बिल्कुल रेडार बना के दिया है। 600 अराउंड किलोमीटर, 450 किलोमीटर के रेडियस में जो जब बादल आते हैं तो वो फिर उस पर दिखाई देते हैं। मतलब ज़्यादा बादल आएंगे तो ज़्यादा नज़र आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से नज़र आता है उसकी स्क्रीन पर। वो भी साइंस पूछेंगे आपसे कि ज़्यादा जब पानी या बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। नेचुरल सी बात है वो तो जी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। और विज़िट करेंगे हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। सदा साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा डाटा सेंटर है। बेसिकली जिस डाटा की बुनियाद पे, जो मेट्रोलॉजिकल डाटा होता है जिसकी बुनियाद पे आप फोरकास्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे डाटा कलेक्शन कैसे होती है। यानी पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हमारे ऑब्जर्विंग स्टेशन हैं, 105 110 ऑब्जर्वेटरीज़ हैं फ्राम साउथ टू नॉर्थ, और इसी तरह से पूरे रीजन का, इंडिया का, ईरान का, बांग्लादेश का, ऊपर सेंट्रल एशिया का, अफ़गानिस्तान का तो इतना नहीं होता, सऊदीया का, कुछ अफ्रीका के वो हैं, और इसी तरह से टर्की का, उधर सब का डाटा हमारे पास आता है इस सेंटर में। फिर इस डाटा से को हम अपने फोरकास्टिंग ऑफिस में डिसेमिनेट करते हैं आगे। तो ये दिखाते हैं कि डाटा रिसेप्शन कैसे होती है, कहाँ से होती है और कैसे होती है। जी, काशिफ साहब जो हमारे प्रोग्रामर हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक? डाटा सेंटर के इंचार्ज हैं
जी। और ये आपको ज़्यादा बेहतर ब्रीफ करेंगे कि डाटा की जो कम्युनिकेशन होती है, जो डिसेमिनेशन होती है हमारे ये बेसिकली डेटा है कहाँ कहाँ की कंट्रीज से आता है, कहाँ मेन इनका फोकस होता है, किस तरीके से आप डील करते देखिए हैं? ये तो पूरे वर्ल्ड से हमारे पास डेटा आता है, जितने भी स्पेशली जो हमारे रीजन टू क्या है कि जितने भी कंट्रीज़ के बॉर्डर हमारे पास लगते हैं जिनका वेदर हमें अफेक्ट कर सकता है, तो मतलब ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, जी, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया, साउथ एशिया, जी, ये तमाम तरह जी, चलें जी। दिखाएं सर। ये अगर आप देखें कि मैप्स और इसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज है, वहाँ से ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट वे है। ये हमारे लोकल डेटा की बात करें, जो लोकल जितने भी पाकिस्तान में ऑब्जर्वेटरीज हैं उनका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसी तरीके से ये क्लाइंट जो है मैसर हमारा एक सिस्टम है, इसका ये क्लाइंट है, यहाँ से डेटा इसमें ट्रांसमिट होता है, वैलिडेट होता है हाँ जी जी। और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है ये डेटा। कौन सा फॉर्मेट में होता है ये? ये असल में डब्ल्यू में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है। अब ज़ाहिर है हर कंट्री जो डेटा भेजता है इंटरनेशनली वो अपने अपने फॉर्मेट में भेजेंगे तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, बिल्कुल सही तो दे ऑल हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। जैसे आप एविएशन की अपनी कम्युनिकेशन होती है, लॉ की अपनी कम्युनिकेशन होती है, जी, एक जी। स्मूथ वे में इंटरनेशनल वे पे होती है। इंटरनेशनल में ठीक है। प्लस वो डेटा जो है वो जैसे नॉर्मल नहीं होता, जैसे वो क्या होता है कि स्पेसिफिक डिजिट्स में कन्वर्ट होता है, स्पेसिफिक इसके कोड्स होते हैं उसमें convert बाइनरी होता है। जैसे होता है डेटा और वो दीगर। हाँ, वो ये न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ गए, ये क्या चीज़ है? ये असल में पूरा एक जीटीएस सिस्टम का दिया हुआ है कि किस तरीके से ये डेटा ट्रांसमिट होता है। ये आप देखें 64 kbps लाइन है, लीज लाइन है। ये कराची है, ये तेहरान को भी डेटा भेज रहा है और न्यू दिल्ली को भी डेटा ओके, आप लोग भेज रहे हैं मतलब? हम भेज रहे हैं। सही। फिर यहाँ से फिर आगे डिसेमिनेट होता है, ये पूरे वर्ल्ड में डिसेमिनेट होता अब न्यू दिल्ली वाले कोऑपरेट करते हैं कराची से? है। कराची से भेजते हैं डेटा। अच्छा, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी न्यू दिल्ली से तो आप वो दे हम देंगे? न्यू दिल्ली पे डिपेंडेंट नहीं है, न्यू दिल्ली से भी डेटा आता है हमारे पास। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि हमें फोरकास्ट के लिए, जैसे हमें फोरकास्ट के लिए डेटा पूरे वर्ल्ड का डेटा चाहिए, तो हम डिपेंडेंट नहीं है न्यू दिल्ली के ऊपर। वो हम इंटरनेशनली भी इनके सर्वर्स हैं, FTP सर्वर्स हैं, वहाँ से डाउनलोड करके डेटा। क्योंकि आपको पता है कि जो पानी हर साल छोड़ा जाता है ना मानसून का, तो वो इन दोस्तों की जानिब से बताया नहीं जाता कि कितनी क्वांटिटी मिलेगा, तो ये थोड़ा सा वो कन्फ्लिक्ट तो होता है, डेटा में नहीं होता। नहीं, डेटा में क्योंकि ये देखें इवन कि अगर वो वैसे तो फ्लड का तो अलग है सेक्शन, लेकिन अगर आप डेटा का देखें ना कि इवन कि किस तरीके भी कंडीशन हुई, WMO की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है, चाहे हमारे रिलेशन कैसे भी हो। ये पीछे ये लाइटिंग चल रही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये क्या चीज़ है? ये असल में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा आता है, तो वो हमने इस पूरे पाकिस्तान के मैप में इंडिकेट किया है कि जैसे ग्रीन लाइट चल रही है, ये साइनेप्टिक डेटा है। साइनेप्टिक डेटा में आपके जो है काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, आपकी टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाउड की कंडीशंस होती है, विजिबिलिटी होती है, रेन होती है, और आपकी प्रेजेंट एंड पास्ट वेदर होता है, वो सब। तो वो इसमें अलग अलग लाइट्स हमने इंडिकेट किया है कि जो ग्रीन लाइट्स है ये साइनेप्टिक डेटा है, फिर इसके बाद जो ये रेड लाइन्स है ये पायलट डेटा है अपर ईयर का। चलें, अब डेटा सेंटर की तरफ से थोड़ा बड़ी अच्छी के तरीके से लीड कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, क्योंकि एक मिथ है, एक कॉन्सेप्ट है कि महकमे मौसमियात तो काम ही नहीं करता। आम लोगों को तो नहीं पता ना कि इसके पीछे कितनी फंक्शन होती है। इसमें आपने देखे ना कि जो पूरे मुल्क में 105 110 ऑब्जर्वेटरीज हैं, वहाँ से वो 24 आवर चलती है, यानी बर्फ़ हो, बारिश हो, कैसा भी वेदर हो, वो राउंड द क्लॉक ऑपरेशन रहता है। वो डाटा जनरेट करते हैं और वो डाटा इस सेंटर में भेजते हैं, जैसे इन्होंने ब्रीफ किया अभी आपको। और फिर यहाँ से हम वर्ल्ड वाइड हमारा डाटा उनके पास जाता है और उनका डाटा हमारे पास पूरी दुनिया का पूरा एक्सचेंज होता है। जी काशिफ साहब, तो अगर आप ये देखें, जैसे मैंने NMCC यूज़र आपको बताया था, उसमें जो डायग्राम में था, तो वो यहाँ पे NMCC यूज़र जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। ओके, ये फिर विंड डायरेक्शन और ये आपकी विजिबिलिटी। ओके, फिर इसी तरीके से टेम्परेचर है, जैसे 34 अभी आ रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, स्टेशन लेवल प्रेशर है, मीन सी लेवल प्रेशर है, रेन इस वक्त कितनी है, फिर आपकी एक क्लाउड की डायरेक्शंस है, इसी तरीके से आपके 24 आवर प्रेशर चेंज है, ये फिर क्लाउड की लेयर्स हैं। तो ये सारा डेटा इसमें, अब आप ये देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन क्या है कि अगर हमने ट्रेनिंग ली हुई है तो हमें पता है किस तरह क्या डेटा है और कैसे डिकोड होगा ये। हाँ, ये चीज़ यहाँ डिफरेंट सर्किट है, यहाँ देखेंगे न्यू दिल्ली IP के ऊपर ट्रांसमिशन हो रही है, ये लीज लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन हो रही है। ओके, तो इसमें क्या है कि लीज लाइन डेडिकेटेड एक सर्विस होती है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, इसमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ओके, मतलब ये अलग से आपको मेट्रोलॉजी को जो मौसम
के हवाले से उनको ये मौसम के हवाले से स्पेसिफिक नहीं है, असल में तो ये टेक्नोलॉजी है। हाँ। ठीक है, ये उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है इसकी जो अपना डेटा जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, एक तरीके से सिक्योर भी होता है कि किसी और की इंटरप्शन नहीं होती। इंटरनेट वन वे कम्युनिकेशन है तो टू वे, लेकिन वो दोनों ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव अनदर वे इज IPsec VPN। तो दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग ओवर द IPsec VPN। आप देखें कि ये इसमें रिसेप्शन आ रही है और ये ट्रांसमिशन जो न्यू दिल्ली से डेटा आ रहा है वो है, और ये ट्रांसमिट हो रहा है हमारा। ये डेटा है, डेटा साइंस है, और डेटा साइंस समझने के लिए भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वही बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इस वक्त शदीद चाय की ज़रूरत पड़ रही है ये देखने के बाद। लेकिन अब चलते हैं एक और सेक्शन। सर साहब, कौन सा सेक्शन है अब नेक्स्ट? अब जहाँ इस डाटा का प्रैक्टिकली यूज़ होता है फोरकास्ट जनरेट करने के लिए, वो सेंटर आपको दिखा रहे चले प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हैं। सारे डिजिटल जो क्या कहें गोरखधंधा है जी, आदत है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। चलिए हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। ये पूरा एक ऑफिस जो हीट वेव को भी डील करते हैं, इसके अलावा हीट वेव को, साइक्लोन के वक्त में साइक्लोन को भी डील करता है। यही हमारे साथ ही ये मतलब हर फने मौला है ये समझ हर फन सामने हमें एक बड़ा नज़र आ जो 3 दिन की फोरकास्ट होती है उसी को ये फाइनल कर रहे हैं बैठे हुए। उसमें पूरे सिंध की भी और कराची की भी शामिल है, मतलब सिंध समेत कराची समेत सिंध के दीगर अजला की। हाँ सही। तो ये एक आगे ये सामने ये हमारा जो रेडार है उसका डिस्प्ले है। एक सेकंड रेडार आगे आ जाए आप। रेडार सेल्फ इंस्टॉल तो उधर है थोड़े फासले पर इसी प्रीमिसेस में, वो आपको अलग से दिखाएंगे, लेकिन उसका डिस्प्ले यहाँ पर है ये वाला हमारा जी। तो ये डिस्प्ले कहाँ, कौन सा एरिया आ रहा है इसमें पूरा? ये इस पर पूरा कराची से 400-450 किलोमीटर। वो जो अगेन मुझे पूछना पड़ रहा है कि जिस पर हमने एक खुसूसी स्टोरी भी की थी, जी तो वो वाला रेडार की बात कर रहे हैं, उसका डिस्प्ले है यहाँ पर जी, बिल्कुल है ना? हाँ। वो जो किसने गिफ्ट किया था हमें? जापान ने। जापान इससे पहले भी जापान का था हमारे पास। बिल्कुल। इसमें ये देखें, यहाँ ये है कि इसका सेंटर यानी यहाँ पर आपका रेडार इंस्टॉल है, ठीक है। और ये पहला जो दायरा है ये 150 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर, फिर 450। तो 450 किलोमीटर के अंदर अंदर जितना क्लाउड मास, जितने बादल आएंगे चारों तरफ, चाहे वो नीचे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो रडार की स्क्रीन पर आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कोई बिल्डअप होना शुरू हो गया है। जैसे बादल, ये बादल हैं इस वक्त, ये कराची के जनूब मशरक़ में यानी साउथ ईस्ट की तरफ मौजूद है। ये आपका मेरे ख्याल में केटी बंदर साइड होगा हमारा, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रही है, बादल बन रहे हैं और वहाँ पर कोई हल्की फुल्की बारिश भी हो रही होगी इस वक्त। ये इनिशियली देखें कराची के ना, वो देखिए आप नॉर्थ वेस्ट में बनना शुरू हुए थे बादल ना, सही। यानी आप कह लें कि उथल, लसबेला, बलोचिस्तान की साइड अब वो ज़्यादा हो गई है। फर्स्ट डेवलपमेंट वहाँ शुरू हुई थी, अब फिर होते होते ये फैलती गई पूरे शहर पे, और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नॉर्थ की तरफ रही। तो इसीलिए कराची के नार्दर्न जो एरिया था यानी सुरजानी टाउन और वहाँ ज़्यादा बारिश, टाउन और इधर गडाब इस तरफ भी हो जाता है। ये दोबारा ये रेडार का दिखाएंगे। 450 किलोमीटर अराउंड रेडियस, गोल दायरे में ये किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर्स में हमारे पास सिस्टम मौजूद है जो कनेक्ट करता है। एक सखर में बन रहा है, अगर फ़ाल हो गया तो वहाँ पर भी 450, तो एक मुल्तान में, इस तरीके से कनेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान में। और ये आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ये वो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, वो एक रेडार का व्यू दिखा रहे हैं जिसके तहत ये बादल बनना, बरसना, कितने मिनट में, कब, कहाँ बरसेगा, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आती हैं। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पर खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। साइक्लोन्स की तारीख पर भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास चार्ट भी मौजूद है। सरवर साहब कुछ बता रहे थे आप साइक्लोन्स के हवाले से? जी, ये पिछले कह लें आपके 1999 में एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का साइक्लोन आया था जिसने हमारे ठट्ठा एरिया को डायरेक्ट हिट किया था, और उससे वो जो लाशें दरख्तों के साथ जाकर लगी, बड़े नुकसान हुए थे। तो बहुत इंटेंसिटी का साइक्लोन था वो। तो अब
अमूमन मई और जून में बनते हैं साइक्लोन हमारे इस एरिया में, या फिर अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। ये 2 सीजन होते हैं, प्री मानसून और फिर पोस्ट मानसून। इसके बाद 2007 में आया हिस्ट्री जी हाँ, 2007 में एक साइक्लोन बना था बंगाल में, और फिर उसने क्रॉस करके इंडिया का जो ईस्टर्न मद्रास कोस्ट है उसको क्रॉस किया, और फिर जाहिर है जब साइक्लोन एक कोस्ट पे पहुंच जाता है तो फिर वो साइक्लोन नहीं रहता, फिर वो लो प्रेशर में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन या लो प्रेशर, और फिर यूँ शुमाल मगरब से होता हुआ हमारे ओरमार और पसनी की कोस्ट पसनी, ओके, उसने हिट किया था। और वो भी बड़ा ख़तरनाक आया था, पसनी और बलूचिस्तान में बड़ा। गुजरात पे था इधर, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी। हम इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में। यहाँ पर एक नायाब किस्म का डेटा मौजूद है। 80s का 90s का वेदर कैसा रहा, बारिश कितनी हुई, हवा कितनी चली, और इस किस्म की तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये पीछे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो 1969 से लेकर 1975 ये शेल्फ में पड़ा हुआ है। 1948 मीन्स आफ्टर द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर 1952 तक ये सारे जो रेनफॉल हैं वो आपके पास यहाँ पड़े हुए हैं। इसी के नीचे अगर आए जाएंगे आप 1971 से 91 तक ये तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। तो बारिश कितनी हुई पाकिस्तान में, कितनी आंधी चली, कितनी हवा चली, कितनी तमाम तर चीज़ें तूफ़ान आए, तो उसके रिकॉर्ड मौजूद है। सदा साहब ये हमने कुछ डेटा निकाल के रखा है, कब का है ये देखिए 1896 का 1896 का डाटा भी हमारे पास मौजूद है। उस वक्त जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान एक ही वो होता था अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस वक्त की ऑब्जर्वेशन अगर आप देखना चाहें रिकॉर्ड के लिए तो उसमें मौजूद है। उसमें पाकिस्तान के भी स्टेशन हैं, पंजाब के बेशतर स्टेशन के नाम हैं हमारी। अच्छा, पंजाब का कोई वेदर तो बता दें, एक किसी लाहौर का है हमारे पास इसमें लिखा हुआ कोई, या रावलपिंडी का, पेशावर का लिखा हुआ है? पंजाब में मेरे पास चश्मा नहीं है। हाँ जी जी, आप क्योंकि पंजाब के अंदर लाहौर का ये डेटा है। लाहौर है, कितना वेदर रहा लाहौर में? अच्छा, अभी ये मुख्तलिफ इसमें पैरामीटर हैं। ये प्रेशर का है, ये विंड का है जैसे, ठीक है। तो विंड का है जनाब 0.75 0.075, ठीक है। इसकी यूनिट इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर जो है ये उस वक्त फ़ारेनहाइट में होता था, ठीक है। तो ये आगे टेम्परेचर है दिया हुआ मुख्तलिफ, 44 लिखा हुआ है, 44.7 वैल्यू तो 63 फ़ारेनहाइट में है ये टेम्परेचर। पाकिस्तान के कोई 35 स्टेशन ऐसे हैं कि जिनका आपके पास 130-135 साल का डाटा है, और बाकी कोई 60 स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास आपका पिछले 70 साल का 60 साल का डाटा सारा डिजिटाइज्ड फॉर्म में है, वो न्यूमेरिकल। उसमें वो एक क्लिक से ये कंप्यूटर से निकाल सकते हैं किसी भी स्टेशन का 60 साल का पुराना या 70 साल का पुराना डाटा भी आप निकालें। अच्छा, ये इतने पुराने डाटा कोई ज़ाहिर है उसकी मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग लेके आज तक जो आपने वो की है कंपैरिजन जब करते हैं तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जैसे ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ है, दुनिया का बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो गया। ग्लोबल वार्मिंग में वही कबल सनती इनकलाब से उसको कंपेयर करते हैं। 1850 से 1900 के दरमियान 1850 से 1900 के दरमियान की जो बेस क्लाइमेट है और आज की क्लाइमेट, तो इतना फ़र्क आ गया। तो पाकिस्तान का भी एक तरह से हमने कैलकुलेशन की है कि 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड 0.85 बढ़ चुके हैं। चले, तो ये लाइब्रेरी है जहाँ पर ये कहाँ कितने अरसे का डेटा है, कहाँ? ये इसमें सबसे ओल्डर जो डेटा है वो 1891 से है। ये सारा इंडिया, जिसमें इंडिया के भी स्टेशन है उसके अंदर, पाकिस्तान के भी है, और क्या नाम है बांग्लादेश के भी स्टेशन इसमें। अच्छा, 1891 से मतलब अर्लीस्ट जो डेटा मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, 1878 तक भी है ना, देखिए सही 78। हाँ, कुछ पॉइंट्स 1878 की भी है। चलें, काफ़ी ज़बरदस्त। ओल्डर डेटा है, काफ़ी पुराना डेटा है। 150 साल चलें, 150 साल पुराना डेटा यहाँ मौजूद है, जिसकी मदद से कंपेरेटिवली स्टडी भी की जा सकती है, मज़ीद रिसर्च करने की भी ज़रूरत है, रिसर्च की भी गई है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं महकमा मौसमियात कैसे काम करता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको ग्राफिकल सिचुएशन, रेडार की सिचुएशन, डिजिटल अंदाज वो तो दिखाया, लेकिन ये बारिश जब होती है वो कहते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, कराची में 10 मिलीमीटर, लाहौर में 20 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये कैसे मेजर होती है? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके तहत ये मेजरमेंट्स होती हैं? उसी के साथ विंड की जो रफ़्तार है वो कैसे मेजरमेंट होती है कि विंड जो है वो इतनी रफ़्तार से तेज़ चलने लगी है, और उसी के साथ हवा, जिसे कहते हैं हवा का दबाव, उसी के साथ हवा किस रुख में चल रही है, वो इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, बनते कैसे हैं, ये आपको प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम वर्कशॉप में मौजूद हैं और सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पूरे प्रोग्राम में एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आप हमारे साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? देखिए, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, वो विंड डायरेक्शन और स्पीड दोनों को कंबाइन, हम उसको विंड डायरेक्शन के लिए विंड वैन उसे कहते हैं और स्पीड के लिए एनामोमीटर कहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ ख़ुद मैन्युफैक्चर करते हैं हम हमारी वर्कशॉप में। हमारी जितनी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं 105, 110 पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर स्कर्दू तक, तो उन सारी ऑब्जर्वेटरीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो वो यहाँ से तैयार होके जाते हैं। उसमें यही विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड के लिए जो इक्विपमेंट होता है, फिर रेनफॉल मेजर करने के लिए जो रेन गेज होता है जिसमें बारिश पड़ती है तो बाद में आप उसकी स्केल की मदद से उसको मापते हैं, वो जहाँ तैयार होता है। फिर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एवापोरेशन टैंक होता है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, और फिर 12 घंटे बाद अमूमन ये देखते हैं कि 12 घंटे में कितनी एवापोरेशन उस जगह पे कितनी हो रही है, तो उससे आपको आइडिया होता है कि जी रेट ऑफ एवापोरेशन क्या है, तेज़ है, कम है। और फिर आपके जो थर्मामीटर को इंस्टॉल करने का बाकायदा एक तरीका, एक ये स्टैंडर्ड है कि 2 मीटर की हाइट पे एक बाकायदा एक फ्रेम सा बना होता है जिसको हम स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर्स इंस्टॉल किए होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस पूरी वर्कशॉप में होती है और फिर सारी ऑब्जर्वेटरीज में सप्लाई की जाती है। ठीक है, तमाम तर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं, तमाम तर जो ब्रांचेज़ हैं या हम ऑफिस सब ऑफिस के हैं वहाँ पर दी जाती हैं। हमारे साथ कौन साहब हैं, क्या तारुफ करवा दीजिएगा? अहमद साहब हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो इस वर्कशॉप के। जी अहमद साहब, क्या बताना चाहेंगे? पहले ये बताएंगे बारिश को कैसे मेजर किया जाता है? हमारा जो हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं वो सारे मैनुअल तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो मैनुअल रेन गेज हमारे पास है जो कि WMO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लोग तैयार करते हैं। तो यहाँ इस रेन गेज के अंदर एक कंटेनर होता है जिसमें पानी बारिश का कंटेन होता है, सेव होता है। उसको फिर हम एक ग्लास स्केल के अंदर डाल के उसको मेजरिंग स्केल के साथ जो है वो मेजर करते हैं और बाकी हमारी ऑब्जर्वेशन से जो है वो डेटा जाता है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि ये है एक बेसिकली जो जिसके तहत ये बारिश मेजर होती है, नापते हैं बारिश को। ये एक नीचे इसे क्या कहते हैं? बेस आया, ये बेस बनाया, उसके बाद ये कंटेनर डालेंगे? नहीं, बेस के बाद जो है बॉडी है, इस बॉडी को बेसिकली ये भी सारा सील्ड है, इससे भी पानी बाहर लीक नहीं होता। ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कंटेनर डालते हैं। ये सारा इस वजह से है कि अगर इस कंटेनर से ज़्यादा बारिश हो गई है तो पानी इसमें सेव हो जाएगा। ओके। और ये जो फनल है ये WMO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इसका 5 इंच का ऊपर का डाया रखते हैं इस रिंग का। तो उसके बाद आप ये निकालते हैं और वो कंटेनर में पानी होता है, मेजर करते हैं, वो गिलास के अंदर डालते हैं, जितना मिलीमीटर बनेगा उतना डाटा हम जो है वो उतनी बारिश हुई है उस एरिया में। अब अगर ये दरख्त के नीचे नहीं रखना या क्या होता है इनका? बिल्कुल, इसका ऑब्जर्वेटरी के हवाले से ये होता है कि जो भी इक्विपमेंट होता है ना उसमें कोई फिजिकल ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्डिंग की ओर, दीवार की ओर, दरख्त की ओर इस तरह नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए चारों तरफ। इसके अलावा और हमारे विंड डायरेक्शन है और विंड प्रेशर है और तीसरा वो जो पूरा पॉट है, विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, एवेपोरेशन टैंक जो कि ज़राअत के काम में आता है वो है, और एक और चीज़ स्टीवेंसन स्क्रीन जो कि थर्मामीटर को लगाने के लिए, वो भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। व्यूअर्स, हम इस जहाँ मौजूद है ये एक पोर्ट दिखा दें आप, अगर मेरे कैमरामैन। ये सरदार साहब क्या चीज़ है? ये बेसिकली एवापोरेशन टैंक है जो एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर जब ऑब्जर्वेशन किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में जब आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं तो वहाँ की ऑब्जर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस पूरे टब को आप पानी से भर कर और इसके ऊपर एक जाली सी होती है ताकि पानी जो है ना कोई जानवर पी के उसको मतलब कम ना कर दे।
तो हम ये समझें कि ये एवापोरेशन से इतना काम हो गया, यानी कि असल में जो जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है गर्मी पड़ती है तो उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होती है उससे, हीटिंग से। और फिर आपने ये देखना होता है कि जी उस एवापोरेशन में कितना फ़र्क आता है। तो ये एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होने वाली जो एक चीज़ है, ये भी आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। महकमा मौसमियात ये बताता है कि हवा का जो दबाव है, इतना प्रेशर है, उसी के साथ किस समत में हवा चल रही है, एक बड़ा सवाल होता है। और ये जो जवाब है महकमा मौसमियात देता है वो कैसे देता है, आज हम दिखाते हैं आपको कि जो डायरेक्शन है एयर की वो कैसे मेजर की जाती है। जी आप वर्कशॉप में काम करते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या चीज़ है ये? विंड की डायरेक्शन के लिए मेट इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं विंड वेन कहलाता है। इसकी भी कंप्लीट प्रोडक्शन हमारे पास मेट वर्कशॉप कराची में होती है। और इसका भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेन गेज का भी हम फर्नेस से काम स्टार्ट करते हैं। मोल्डिंग उसकी हमारी अपनी होती है, सारा का सारा जॉब हमारे पास ही तैयार होता है और सारे पार्ट्स हमारे WMO से स्टैंडर्डाइज होते हैं। और इसी वजह से ये सिर्फ महकमा मौसमियात ही ये सारी मेजरमेंट्स ले सकता है अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए। फ़र्ज़ करें कि हवा इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, ये तो घूमता रहेगा, आप नहीं घूमेगा, जैसे ही हवा टकराएगी ये उसको स्टेबल करेगा हवा। अच्छा जी, ये इस पूरे जो एरो है इसको स्टेबल करने के लिए ये है। हवा उसके साथ टकरा के अतराफ में जाती रहेगी लेकिन एरो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। पक्की बात है, एरो नहीं जी, जगह ऐसे ही है। चलें ये आपने देख लिया कि डायरेक्शंस, विंड डायरेक्शंस कैसे होती हैं। जी सरदार साहब, आप हमेशा बता दें कि हवा का इतना दबाव है, तो हमें आज सीक्रेट पता चल गई कि हवा का दबाव कहाँ से मेजर होता है। देखिए ये हवा का दबाव तो खैर इसके लिए नहीं, लेकिन जो हवा की स्पीड के लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है एनामोमीटर, कि आप उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये हम बताते हैं ना कि जी आंधी चली तो 25 नॉट की चली या 30 नॉटिकल माइल की चली या 50 नॉटिकल माइल की चली, जैसे साइक्लोन के केस में तो 100 नॉटिकल माइल की भी चलती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए ये है विंड टनल। विंड टनल, अच्छा ये क्या? जी हाँ, इसकी तफसील आपको हमारे इंजीनियर बताएंगे। जी आप बताइएगा, ये विंड टनल क्या है? विंड टनल जैसा कि इसका नाम ही ऐसा है कि एक हवा का एक टनल बनाया हुआ हमने। बेसिकली एनेमोमीटर को या विंड सेंसर्स को, दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेट में अभी हम जो है इसको चेक कर रहे हैं। इसकी कैलिब्रेशन के लिए कि क्या विंड जो चल रही है वो और हमारे मीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो सही एक्यूरेट है है या नहीं। हमें डेमो करके दिखा दें। चलो मैं आपको बता दूँ। जब तूफ़ान आता है, जी, हम अगर आसान लफ्ज़ों में कहें, तूफ़ान आता है तो उसको आप मेजरमेंट करते हैं कि कितनी शिद्दत से तूफ़ान आया, हवा कितनी तेज़ चली। जैसा ये आंधी चलेगी इतने मीटर तक चलेगी, जब हम मौसमियात की जानिब से सुनते हैं तो वो ये चीज़ आप इसी तरीके से बताते हैं इस इक्विपमेंट्स के तहत। बिल्कुल। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये पीछे इक्विपमेंट्स लगा हुए हैं, इनको चेक किया जा रहा है। एक विंड टनल है जिसके ज़रिए इसको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आंधी चली, तूफ़ान चला, हवा का दबाव, हवा कितनी तेज़ चली, ये तमाम तर चीज़ें आपको बताते हैं महकमा मौसमियात। सरदार साहब ये क्या चीज़, क्या इक्विपमेंट्स हैं आप? ये जो हम सुनते रहते हैं ना, हवा का दबाव किसी जगह पे बढ़ गया, किसी जगह पे कम हो गया, तो हवा के दबाव को मापने का आला जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, टू मेजर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली जितनी होता क्या है कि जितनी जहाँ जिस जगह पर आप खड़े हैं उससे लेकर एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, उस कॉलम में जितनी एयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है आपके ऊपर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्रेशर क्या है ये मापते हैं। ये कैसे, किस तरीके से नापते हैं? ये हमारी हर एक ऑब्जर्वेटरी में ये इंस्टॉल होता है, तो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी है, तो उसी से ये पता चलता है कि जी जैसे कोई सिस्टम अप्रोच कर रहा होता है, वेदर सिस्टम, तो प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। और सिस्टम जब कोई अप्रोच नहीं कर रहा होता, वेदर फाइन हो रहा होता है, तो फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको ये इसकी साइड पे स्केल लगे हुए हैं, एक मेन स्केल है और दूसरा इसका वर्नियर स्केल है। तो अमूमन ये इसके अंदर मर्करी फील्ड है, तो इसके वर्नियर स्केल को आप नीचे वाले से इससे इस तरह से मिलाते हैं कि इसमें गैप ख़त्म हो जाए। अब इसका गैप ख़त्म हो गया। अब जब गैप ख़त्म हो गया तो इधर जो मेन स्केल है इस पर आपने रीडिंग देखी 995। ठीक है, तो ये मर्करी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। जी बिल्कुल, वही यानी हवा के दबाव से ही मर्करी अगर दबाव कम होगा तो फिर नीचे जाएगी, अगर दबाव ज़्यादा होगा तो ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से रीडिंग आपके पास आती जाती है। चलें, ये हवा का दबाव वो भी आपने देख लिया कि किस तरीके से मेजर होता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए।
जी हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम तर मराहल आपको दिखाए जिसके तहत जो वेदर एक स्टेशन है वो काम करता है और तमाम तर चीज़ें दिखाई हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली फील्ड में मौजूद हैं जहाँ से ऑब्जर्वेशन लेकर और आप हमें सबको अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। सरफराज साहब ये रेन गेज है जी, ये रेन गेज है। अब जैसे ठीक है। वर्कशॉप में हमने वो था कि देखा। तैयार कैसे किया जाता है, तो तैयार हो गया, यहाँ पर ये लगा हुआ है। इंस्टॉल कर दिया, फिक्स कर दिया ठीक है, उसको। इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे वो जो विंड वाला है वो अच्छा, इसके साथ ये जो मैनुअल के साथ साथ ये एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल है, उस पर भी ये सोलर पर चलता है। जी, ये सोलर पर चलता है। इसकी बैटरी सोलर से चार्ज होती है और ये ऑटोमेटिक 24 आवर रन करता है और इसका डाटा वेबसाइट पे लाइव जा रहा होता है। लाइव जा रहा होता है। चले इसके बाद ये वो जगह है जो जहाँ ये वो विंड वाला जो डायरेक्शन, ये विंड डायरेक्शंस हो गई। वो विंड डायरेक्शन है जो हमने तो वर्कशॉप में देखा हाँ। था कि ये तैयार कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। अब ये कि इंस्टॉल कैसे, यानी एक सर्टन हाइट पर आपने इसको इंस्टॉल करना है और इसी तरह से एटलीस्ट 5 से 6 फुट 4 से 5 फीट की हाइट पर आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो वो आपको डायरेक्शन देता है। और इसके अंदर जो स्केल लगा हुआ है वो फिर जितनी तेज़ी से कब घूमते हैं उतनी तेज़ी से उसका स्केल घूमता है, तो रीडिंग चेंज होती है, तो वो आप मैनुअली रीडिंग नोट करके अच्छा ठीक। वहाँ वो करते हैं। अब आगे ये जो जगह है ये इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें थर्मामीटर्स लगे हुए हैं जो हम जो- रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं कि जी कराची का टेम्परेचर इतना हो गया, इतना गिर गया, इतना मैक्सिमम चला गया, इतना मिनिमम रहा, इतना जो है ड्राई बल्ब रहा, इतना वेट बल्ब है, उसमें मॉइस्चर कितना है, वो चारों थर्मामीटर इस स्क्रीन के अंदर इंस्टॉल होते हैं। इसलिए कि जो वर्ल्ड Okay. मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्टैंडर्ड है कि आपने थर्मामीटर्स को ऐसे ज़मीन पर बिल्कुल मिला के नहीं रख देना है, क्योंकि ये बेसिकली एयर टेम्परेचर होता है रीडिंग उसकी। तो एक स्टैंडर्ड है इसका कि इतने फिट ऊपर रखेंगे। एटलीस्ट 2 मीटर ज़मीन से ऊपर आप स्क्रीन इस तरह से फिक्स करेंगे। अब इसमें हम ये स्टीवेंसन ये स्क्रीन इसमें से कोई धागा डला हुआ है वो पानी में, ये जी, क्या? इसमें ये जो है ना ये तो आपका वो हो जाता है ऑर्डिनरी थर्मामीटर, जैसे करंट टेम्परेचर आ रहा होता है, और ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसे कहते हैं, इसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, कि इसके कोने में एक कपड़ा बांध कर और फिर पानी में आप डबो देते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि एयर में एवापोरेशन इस वक्त कितनी हो रही है, मॉइस्चर कितना है। तो मतलब ह्यूमिडिटी जो हम कहते हैं ना, हवा में- फाइनली ये आ जाता है हवा में सामने। नमी का तनासुब जो हम बार बार देखते रहते हैं, तो वो इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस से एक तरह से निकाली जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये मतलब होता है कि हवा को सैचुरेट करने के लिए इस वक्त उसमें इतना मॉइस्चर मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस वक्त 60% से ऊपर होगा, 60-70 के दरमियान होगा, तो वो इन्हीं दोनों रीडिंग से पता चलता है आपको कि 60% है, 65 है, 75 है, कितना है। फिर ये होता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन में अब इसमें नज़र नहीं आ, अच्छा हाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 30 ये 30 हो गया, 38 है आई थिंक, 37-38 इसमें लिखा हुआ है। ठीक हो गया, बिल्कुल समझ में आया। ये मिनिमम है, देखें कम ये- से कम दर्जा हरारत आज सुबह जो रहा वो मिनिमम हमारे पास रहा इसका है ये देखिए 27-28 तक। जी, ठीक है, 28 और 36 के दरमियान है यहाँ पर इस वक्त हमारे यहाँ कराची में दर्ज हरारत। तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने व्यूअर्स को आधा तो एक्सपर्ट कर दिया हमने वेदर के हवाले से। क्या लास्ट में पैगाम देंगे? उसमें देखिए पैगाम यही है कि तो ये भी बताइएगा, क्योंकि एक समाजी मीडिया पर कयास आराइयाँ हो रही हैं कि हमारा जो मेट्रोलॉजी सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, वो वीक है, वो प्रिडिक्शन नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो वो चीज़ भी आप बताइएगा हमें। देखिए उसमें प्रिडिक्शन तो अगेन पहले भी बात हुई शायद इस पर कि प्रिडिक्शन इज़ प्रिडिक्शन और फोरकास्ट इज़ फोरकास्ट, कि आइदर इट में भी रॉन्ग आर में भी करेक्ट। और उसमें असल में प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि आपने अगर कोई फोरकास्ट की है तो 80% प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है प्रोबेबिलिटी स्टैट जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी में बाज़ औक़ात 10-20% वाला गालिब आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाती है, दूसरा वो डाइस होता है ना, वो नीचे चली जाती है। प्रोबेशन और वो जी, तो हम बताना ये मकसद था कि जो फोरकास्ट या प्रिडिक्शन आप करते हैं तो कोई ऐसे ही बैठे बैठाए तुक्केबाजी नहीं होती, उसके पीछे पूरे एक लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक फंक्शन होता है, एक काम होता है, और दिन में कई दफ़ा उसकी ऑब्जर्वेशन ली जाती है, वो डाटा फिर आप प्लाट करके एनालाइज करते हैं, फिर आपको कुछ पिक्चर आपके सामने आती है, तो देन you may able to prediction। थैंक यू सो मच सरफराज साहब। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी गुफ्तगू की। और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश होती है
कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में वो पहलू दिखाएं जो आज से पहले मीडिया में नहीं दिखाया गया हो। मेरा कैमरामैन जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में अगर दिखा सकें वो टावर मौजूद है। वो टावर अगर मेरा कैमरामैन हसन अली दिखा सकेंगे, ये टावर है जिसके तहत पूरी डेटा ली जाती है और इस डेटा के तहत काम किया जाता है। तो जो हमारी मुख्तलिफ़ लोग कयास आराइयाँ कर रहे थे कि महकमा मौसमियात के हवाले से काम करता है नहीं करता, किस तरीके से करता है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ें गुफ्तगू हो रही थी। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोशिश की कि तमाम कॉर्नर्स को टच करें और अपने व्यूअर्स को बता सकें कि किस तरीके से महकमा मौसमियात काम करता है। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ अपनी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, हसन अली और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।